नमस्कार। हम तुर्की सल्तनत का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अफ़गानों का राजत्व सिद्धांत है इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम तुर्की सल्तनत के विभिन्न जो शासक थे उसके अंदर और जो अफ़गान थे उसके अंदर हैं जो अंतर है उसको देखेंगे, क्योंकि 1451 ईस्वी के अंदर लोदी वंश से अफ़गान शासन की स्थापना होती है और अफ़गान का जो ये राजत्व का सिद्धांत था वो तुर्की से भिन्न था। तुर्की का जो राजत्व का सिद्धांत है वो हिंदू और ईसाई सिद्धांत के राजत्व के सिद्धांत हैं उसके समान था। तुर्की सुल्तानों में इल्तुतमिश से लेकर और सैयद शासकों तक सब ने निरंकुश राजतंत्र के अंदर विश्वास किया था। इसमें कुछ शासकों ने तो स्वयं को दैवीय स्वरूप होने का दावा भी किया था और उनका दावा था कि सभी सरदार हैं, सूबेदार हैं और अन्य अधिकारी हैं वो सुल्तान के अधीन हैं और सुल्तान है वो राज्य में सर्वोच्च है और कोई भी सुल्तान के समकक्ष होने का दावा नहीं कर सकता। सुल्तान की इच्छा या आदेश के बिना किसी को भी राज्य या प्रशासन के अंदर भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसके विपरीत क्या था कि अफ़गान सुल्तान को अपने में से एक या समकक्षों के अंदर प्रथम मानते थे और वो सुल्तान के देवत्व में भी विश्वास नहीं रखते थे। इसलिए राज्य के मामलों में उन्होंने शक्ति और सम्मान का दावा किया, यानी कि सरदार थे वो भी शासक के समान ही इन्हें जो शक्ति और इन्हें जो सम्मान का दावा करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अफ़गानों के राजत्व के सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या थीं। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो कि सरदारों द्वारा सुल्तान का चुनाव, यानी कि ये जो सरदार होते थे वही सुल्तान का चुनाव करते थे और सुल्तान के द्वारा अपने उत्तराधिकारी को मनोनीत करने का अधिकार नहीं था। यानी कि ये सरदार थे वो मिलकर ही अपने सुल्तान का चुनाव करते थे। इस तरह से दूसरा क्या था कि प्रत्येक अफ़गान सरदार होता था वो अपनी सेना का सेनापति होता था और अपनी सेना को सुल्तान की सेना का एक भाग मानने को तैयार नहीं होता था। यानी कि स्वतंत्र रूप से एक जो इनकी जो सेना होती थी और उनके वो सेनापति अपने आप को मानते थे। अगला जो हम देखते हैं कि वो सुल्तान को समकक्षों के अंदर प्रथम मानते थे। यानी कि सुल्तान है वो कोई दैवीय अधिकार के सिद्धांत की तरह कोई जो विशेषाधिकार संपन्न व्यक्ति नहीं है, बल्कि उनमें से ही एक है। अगला हम देखते हैं कि सरदारों द्वारा सुल्तान के विशेष अधिकारों का उपभोग, यानी कि ये जो सरदार थे वो सुल्तान के विशेषाधिकारों को स्वीकार नहीं करते थे और जो सुल्तान है जो विशेषाधिकारियों का जिनका प्रयोग करता था उनका उपयोग वो स्वयं भी जो करना चाहते थे। इसका परिणाम क्या हुआ कि प्रत्येक अफ़गान सरदार था उसने अपनी स्वतंत्र सेना रखी, विशाल जागीरों का दावा किया और सुल्तान के सभी विशेषाधिकारों का प्रयोग किया। तो इस तरह से वह सुल्तान को अपनी शक्तियों पर निर्भर करने के लिए बाध्य करने की स्थिति में थे और सुल्तान द्वारा विरोध करने की स्थिति में वे उसके विरुद्ध समान रूप से शक्तिशाली सेना का प्रयोग करने की स्थिति में भी थे। आइए अब हम देखते हैं कि जो ये लोधी वंश के जो शासक हुए थे, 3 प्रमुख शासक हुए हैं। ये बहलोल लोधी है, उसके बाद में सिकंदर लोधी बैठता है और इब्राहिम लोधी बैठता है। तो तीनों के ही राजत्व के सिद्धांत के अंदर किस तरह से जो परिवर्तन हुआ था, आइए क्रमशः हम देखते जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहलोल लोधी के राजत्व के सिद्धांत को। बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफ़गान शासक था। तो हमको ये क्या ध्यान रखना है कि बहलोल लोधी है वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफ़गान शासक था और वो लोधी वंश का संस्थापक तो था ही, इसलिए सरदारों ने उसे अपना जो नेता स्वीकार किया था। लेकिन फिर भी बहलोल लोधी ने अफ़गानों की समानता और स्वतंत्रता की भावना से समझौता किया था। यानी कि उसने जो अफ़गानों के राजत्व सिद्धांत के ऊपर अमल किया था और स्वयं को केवल समकक्षों में प्रथम माना था। उसने अपने सभी महत्वपूर्ण सरदारों के साथ में एक ही दस्तरखान पर खाना खाया था और किसी के भी जो किसी भी सरदार के अप्रसन्न होने पर या अस्वस्थ होने पर वो उनके घर जाता था और लूट के सामान के अंदर समान रूप से उसने बंटवारा किया था। यानी कि अपने विशेषाधिकार का उसने प्रयोग नहीं किया था। इसी तरह उसने अपने लिए व्यक्तिगत अंगरक्षक नहीं रखे थे और एक एक करके सभी मंत्रियों के घर से उसने भोजन ग्रहण किया था। फरिश्ता के अनुसार उसने कहा था कि मेरा नाम राज्य के साथ जुड़ा है, मैं इतने मात्र से ही संतुष्ट हूँ। इसी तरह से वाक़यात मुश्ताकी के लेखक मुश्ताकी हैं, वो लिखते हैं कि वो सिंहासन पर कभी नहीं बैठा और उसने सरदारों को अपने सामने खड़े होने से रोका।
उसने है जो सरदारों को बड़ी बड़ी जागीरें दी और उन्हें अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने की आज्ञा दी। इसी तरह से बहलोल ने अपने सरदारों के साथ में व्यवहार करते समय सभी अफ़गान परंपराओं का सम्मान करते हुए उनको संतुष्ट रखा था। और सुल्तान के रूप में अपने आप को कभी भी स्वयं मजबूत नहीं किया और राज्य की शक्तियों का सरदारों के साथ में मिलकर उपभोग किया। डॉक्टर ए निज़ामी ने टिप्पणी की है कि बहलोल लोदी का शासन है वो बिरादरी की भावना पर आधारित था और उसी आधार पर चलाया गया था। इसी तरह से आर.पी. त्रिपाठी भी लिखते हैं कि अफ़गानों की भावनाओं और अपने पिता की परंपराओं का ध्यान रखते हुए बहलोल लोदी ने अपने सरदारों के मध्य अपने आप को उनमें से एक के अतिरिक्त कुछ नहीं माना। यानी कि इन दिनों अफ़गान साम्राज्य कबीलों के एक परिसंघ के समान था जिसकी अध्यक्षता लोदी सुल्तान द्वारा करी जा रही थी। लेकिन प्रोफेसर हुसैन सिद्दीकी हैं, इनको इस वाले हैं जो मतलब मत को हैं वो नहीं मानते हैं। वो इस बात से तो सहमत हैं कि बहलोल ने सरदारों से उदारता और समानता का व्यवहार किया था, लेकिन उनका ये तर्क है कि इसका कारण ये नहीं था कि उसका इस नीति में विश्वास था। यानी कि वो निरंकुश उसका दावा है कि ईरानी स्रोतों के अनुसार बहलोल निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और जिस तरह से वो सरदारों के साथ में समानता का व्यवहार कर रहा था वो ये उसके पीछे कारण था कि वो अपने नवजात साम्राज्य को दृढ़ और मजबूत करना चाहता था और उसके लिए अफ़गान सरदारों के समर्थन की आवश्यकता थी। तो इस तरह से उसने इन सभी को संतुष्ट रखने के लिए एक तरह से कूटनीति से काम लिया था। लेकिन बहलोल ने उन अफ़गान सरदारों का दमन भी किया था जिन्होंने उसकी सत्ता को चुनौती दी थी, जैसे सियालकोट, दीपालपुर और लाहौर के सूबेदार हैं। उनको उसने है जो अपने समक्ष आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया था और सरदारों के ऊपर हैं जो एक तरह से कंट्रोल करने के लिए वो उनका समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता रहता था। तो इस तरह से प्रोफेसर सिद्दीकी का जो मत है वो काफ़ी है ना जो न्यायसंगत है, क्योंकि है ना जो बहलोल लोदी ने सरदारों पर पर्याप्त नियंत्रण रखा था जिससे उनमें से कोई भी उसकी मृत्यु के पश्चात स्वयं सुल्तान बनने की सोच भी नहीं सके थे और उन्होंने सुल्तान के किसी एक पुत्र को ही उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। तो प्रोफेसर सिद्दीकी की मान्यता के लिए ये सबूत है वो पर्याप्त है। तो इस तरह से ना जो बहलोल लोदी ने नवजात अफ़गान साम्राज्य को मजबूत किया था। इसके बाद में हम है ना जो सिकंदर लोदी के राजत्व के सिद्धांत के ऊपर चलते हैं। सिकंदर लोदी सुल्तान की जो एक तरह से लुप्तप्राय प्रतिष्ठा हो गई थी उसको पुनः स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने अपने सरदारों से अनुशासन, सम्मान और आज्ञा पालन की इच्छा रखी थी। उसकी इच्छा उनका सम्मान पाने की थी, लेकिन सरदारों को अपमानित करने और उनकी शक्ति को नष्ट करने की उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए उसने जो नीति अपनाई उसमें कठोर अनुशासन तो था, परंतु साथ साथ ही उदारता और व्यवहारिक बुद्धि का भी मिश्रण था। और उसने सभी सरदारों के लिए और सूबेदारों के लिए कुछ कठोर नियम बनाए और कठोरता से लागू किए और उस नियमों को तोड़ने वालों को उसने कठोर दंड भी दिया। इस तरह से ने जो साथ साथ में सुल्तान ने क्या किया कि कुशल गुप्तचर विभाग का संगठन किया, जिससे सरदारों को नियंत्रित रखने के अंदर भी उसको काफ़ी है ना जो मदद मिली। इसके अलावा सिकंदर वृद्ध और अनुभवी जो सरदार थे उनका सम्मान भी करता था और अन्य मामलों के अंदर भी उनके प्रति है ना जो उदार था। इस जो उसकी जो नीति थी उससे सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के अंदर सिकंदर लोधी है वो काफ़ी सफल हुआ था। जैसे कि प्रोफेसर सिद्दीकी ने लिखा है कि सुल्तान सिकंदर प्रथम अफ़गान सुल्तान था जिसने एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में व्यवहार किया और अपने सरदारों से पूर्ण आज्ञा पालन और वफादारी की मांग की। उसकी नीति निपुणता, ऊंची व्यवहारिक समझ और व्यक्तिगत सम्मोहन तथा उसके सफल युद्ध अभियानों के कारण सरदारों को पूर्ण रूप से सुल्तान के प्रति वफादार और उसके अधीन सहायक बना दिया और सुल्तान के समकक्ष होने की उनकी भावनाओं को भी दबा दिया। तो इस तरह से उसने अपने सभी सरदारों को वफादार और अपने अधीन सहायक है उसकी स्थिति के अंदर ला दिया था। आगे हम चलते हैं, देखते हैं इब्राहिम लोदी की तरफ। इब्राहिम जब सिंहासन पर बैठा तो सुल्तान और सरदारों के मध्य है वो संघर्ष जो शुरू हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सिकंदर लोदी सरदारों से आज्ञा पालन और अनुशासन मनवाने में सफल रहा था,
लेकिन वो सरदारों की स्वतंत्रता और समानता की जो भावना थी उसको समाप्त नहीं कर पाया था। इसके अतिरिक्त अनेक सरदारों के पास अभी भी विशाल सेनाएं और जागीरें थीं। इस ऐसी परिस्थितियों में इब्राहिम लोदी के लिए ये बुद्धिमत्तापूर्ण है जो होता कि वो अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के अंदर धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक वृद्धि करता। लेकिन इब्राहिम ने जो बड़ी शीघ्रता से और जो एक तरह से कह सकते हैं कि अकुशलता से जो अपना जो शासन प्रारंभ किया, और इस वजह से उसका जो अपने जो अफ़गान सम्राट जो अफ़गान सरदार थे उनके साथ में गंभीर संघर्ष जो पैदा हो जाता है। उसने अपने भाई जलाल खां से विद्रोह किया, और जब कुछ सरदार हैं वो जलाल खां के पक्ष के अंदर चले गए तो उसका जो सरदारों के प्रति जो अनुचित जो संदेह हो गया, और दूसरी तरफ सरदार भी उसकी इच्छा पर संदेह करने लगे थे। इब्राहिम उन पर कठोर नियंत्रण रखना चाहता था, जबकि सरदारों ने उसके रुख को असहनीय और जो अविश्वसनीय माना था। और इस तरह से जो देखा जाए तो उनके संघर्ष का मुख्य कारण एक तरफ सुल्तान की निरंकुश शक्ति का सिद्धांत था, और दूसरी तरफ अफ़गान सिद्धांतों के अनुसार सरदारों द्वारा सुल्तान के साथ में समानता का दावा था। इब्राहिम ने जो एक तरह से निरंकुश शासन के समान जो व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था, जबकि उसके पिता धीरे धीरे शाही सत्ता को बिना अफ़गान सरदारों की भावनाओं को क्षति पहुंचाए अधिकृत किया था। इब्राहिम ने अफ़गान सरदारों का दमन करके शक्तियों का केंद्रीकरण करना चाहा था। उसने घोषणा की कि राजा का कोई भी संबंधी नहीं होता, और सरदारों से एक तरह से अधीनस्थों के भांति व्यवहार किया। उसने जो सरदारों से दरबारी कायदों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिनको बाद में उसने और भी कठोर कर दिया। उसने सरदारों को बाध्य किया कि वो दरबार के अंदर हाथ बांध कर खड़े हुए। साथ साथ में उसने जो अपने पिता के समय के जो सरदार थे उनके ऊपर भी संदेह किया था। उनको उसने या तो मार दिया या फिर आत्मसमर्पण पर मजबूर किया। ये इब्राहिम की एक जो महान गलती है जो साबित हुई थी। वास्तव में उसने उन सरदारों को नष्ट करने का प्रयास किया जिन पर अफ़गान साम्राज्य निर्भर था। सिकंदर लोदी सरदारों का सम्मान पाने में सफल रहा था, और उसने सरदारों की शक्ति का राज्य के हित में सदुपयोग किया था। परंतु इब्राहिम ने एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से शक्तिशाली सरदारों को नष्ट करना चाहा था, और तब उसने सभी कुछ खो दिया और उसके पास में कुछ भी नहीं रहा। न तो वो उनसे सम्मान अर्जित कर पाया, न ही उनकी शक्ति का सदुपयोग अपने साम्राज्य या अपने स्वयं को मजबूत करने में कर पाया, और इस तरह से अफ़गान साम्राज्य के पतन के लिए वो उत्तरदायी हुआ। धन्यवाद।